हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है द ईज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। मतलब हम लोग पढ़ेंगे क्रांति का दौर, ठीक ना। मतलब जिसमें बहुत सारी रेवोल्यूशंस हुई, बहुत सारी क्रांति हुई, ठीक ना। इस समय काल के दौरान यानी 1830 से 1848 के दौरान वही कुछ क्रांति के बारे में हम लोग आज के टॉपिक में जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेवोल्यूशनरीज के बारे में डिस्कस किया था कि रेवोल्यूशनरीज कौन थे, उनकी क्या सोच थी, उनका क्या प्लान था, ठीक ना। फिर हम लोग गिउसेपी मैजिनी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक ना। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग जगह पे रेवोल्यूशन हुए, ठीक ना। ये आज के वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और टाइम पीरियड रहेगा 1830 से 1848 के बीच। तो चीज़ें समझिएगा। कह रहा है कि 1815 के बाद यानी जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ, ठीक ना, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ तो फिर पूरे यूरोप में कंजर्वेटिज्म जो था वो फैलना शुरू हो गया, ठीक ना। कंजर्वेटिज्म रेजिम जो था वो फैलना शुरू हो गया, स्थापना करना शुरू हो गया। मतलब मोनार्ची फिर से स्थापित होना शुरू हो जाता है यूरोप में। तो जैसे जैसे अपने पावर को कंसोलिडेट कर रहे थे, यानी 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ, उसके बाद से जैसे जैसे कंजर्वेटिज्म जो अपनी पावर को और भी मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, वैसे वैसे जो लिबरलिज्म थॉट के जो लिबरलिज्म विचार के जो लोग थे, ठीक ना, और जो राष्ट्रवाद थे, ठीक ना, उन्होंने बहुत सारी क्रांति किए यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक ना। कहाँ कहाँ, जैसे कि इटली में आपको क्रांति देखने को मिलेगी, जर्मन स्टेट्स में, ठीक ना। ऑटोमन एम्पायर में भी आपको देखने को मिला। ऑटोमन एम्पायर मतलब तुर्की से रिलेटेड जो एम्पायर था, इसमें भी देखने को मिली। आयरलैंड, पोलैंड, इन सारे जगहों पर यूरोप में क्या देखने को मिली, विद्रोह देखने को मिला। किसके द्वारा? लिबरलिज्म जो थॉट फॉलो करते थे, यानी स्वार्थहीन राष्ट्रवाद के बारे में जो मतलब राष्ट्रवाद को फॉलो करते थे, आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, नेशनलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, ठीक ना। उन्होंने बहुत ही विद्रोह किया। जैसे जैसे कंजर्वेटिव अपने अपने जड़ों को मजबूत कर रहा था, वैसे वैसे इन लोगों ने भी क्या किया, उसका बहुत विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक ना। और इस विद्रोह को कौन लीड कर रहा था, मतलब इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लिबरल नेशनलिस्ट, यानी वही लिबरल नेशनलिस्ट मतलब वही बात बताया आपको, वैसे राष्ट्रवाद लोग जो लिबरल थॉट को फॉलो करते थे, ठीक ना। और इसमें कौन कौन से लोग थे? तो इसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास, इलाइट, ठीक ना, मतलब पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, जिसमें कौन कौन से लोग आते थे? प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास, यानी जो मिडिल क्लास ग्रो हो रही थी, ठीक ना, बिजनेसमैन, ठीक ना, ये लोग जो थे, ये सब लोग उस लिबरल नेशनलिस्ट का हिस्सा थे जो क्या कर रही थी, कंजर्वेटिव के खिलाफ विरोध कर रही थी, मोनार्ची के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी, ठीक ना, जिसका मकसद था कि मोनार्ची ख़त्म किया जाए और अपने पूरे यूरोप को अलग अलग नेशन स्टेट में बांट दिया जाए, या अलग अलग नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन किया जाए, ठीक ना। ये सारी चीज़ें उन्होंने किया। और इसका सबसे पहला जो उदाहरण है वो देखने को मिला फ्रांस में। सबसे पहला उदाहरण कहाँ देखने को मिला? फ्रांस में देखने को मिला। कब देखने को मिला बाबू? जुलाई 1830 में। अपहीवल मतलब क्या होता है? विद्रोह। ये सबसे पहला विद्रोह देखने को मिला फ्रांस में, देखने को मिलता है 1830 में, यानी जुलाई 1830 में। इस विद्रोह को जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जुलाई रेवोल्यूशन क्या था, तो जो 1830 में जो लिबरल नेशनलिस्ट ने विद्रोह किया था फ्रांस में, उसी को जुलाई रेवोल्यूशन कहा जाता था, ठीक ना। तो इसमें क्या हुआ समझिएगा। जैसे आपको पता होगा कि 1815 में वियना की ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके बाद से पूरे यूरोप में क्या किया जाए, कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाने लगा, ठीक ना। तो उसी में क्या किया गया था, फ्रांस में भी क्या किया गया था, बर्बन डायनेस्टी को वापस से क्या किया गया था, राजा बर्बन डायनेस्टी के जो राजा थे लुइस फिलिप, उनको वापस से राजा बनाया गया था, ठीक ना, फ्रांस में। लेकिन क्या होता है, 1815 के मतलब जब 1830 जुलाई का जिसमें जो विद्रोह होता है, उसमें उनको क्या किया जाता है, उनका तख्ता पलट कर दिया जाता है। तख्ता पलट किसके द्वारा किया जाता है? लिबरल रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, मतलब जो मोनार्च को ख़त्म करना चाहते थे, अपने देश को नेशनल स्टेट बनाना चाहते थे, ठीक ना। उन्होंने क्या किया, ये काम किया, यानी तख्ता पलट कर दिया, ठीक ना।
एंड हु इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, और फिर उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की गठन की, मतलब एक संवैधानिक मोनार्ची सिस्टम बनाया, ठीक ना। मतलब ऐसा मोनार्ची सिस्टम बताया जिसमें राजा का जो पावर है लिमिट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक ना। और उसके हेड कौन थे, लुइस फिलिप। कौन हेड थे, लुइस फिलिप हेड बनाया गया, मतलब जो पहले राजा थे ना उन्हीं को क्या किया गया, हेड बना दिया गया, राजा बना दिया, कहा गया कि आप राजा तो रहेंगे ही। जैसे कि आपको याद होगा, अगर फ्रांस का पढ़े थे तो लुइस 16 वाला याद होगा, लुइस 16 को भी क्या किया गया था, राजा तो रहने ही दिया गया था, लेकिन उनके पावर को सीमित कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बना के। उसी तरीके से लुइस फिलिप के साथ भी इन लोगों ने किया। अब देखिए, एक व्यक्ति थे जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जिन्होंने जो ट्रीटी ऑफ वियना जो मीटिंग थी उसको होस्ट भी किया था, नाम याद हो गया होगा आपको, जो जिनके बारे में मैंने क्वेश्चन में पूछा था, मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक, ठीक ना। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, उन्होंने एक बार एक सेंटेंस बोला था, ठीक ना। क्या बोला था, समझिएगा, द रेस्ट ऑफ द व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कॉल्ड। समझिएगा, ये एक इडियम्स है, मतलब कहने का मतलब उनका था कि जब फ्रांस खांसता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक ना। तो समझिएगा, इडियम्स का टाइप का है, ठीक ना। आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कहने का मतलब है कि फ्रांस में अगर किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट होगा या किसी भी तरह का कोई विकास होता है, ठीक ना, या युद्ध होता है या किसी भी तरह का कोई मतलब मोनार्ची को हटाने का प्रयास किया जाता है, तो पूरे यूरोप के लोग उस पर नज़र बना के रखते हैं, ठीक ना। तो अगर उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज होगा तो पूरे यूरोप में उस तरह का चेंज देखने को मिलेगा, ठीक ना। ये कौन बोला था, मेटरनिक ने बोला था, ठीक ना। याद रखिएगा, मेटरनिक ने गुस्सीपी मेजेनी के बारे में बोला था कि ये क्या बोला था, कंजर्वेटिव के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ठीक ना। तो इन्होंने कुछ सेंटेंस बोले हैं, उसको याद रखना है, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, बार बार मैं बताया हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। अब देखो, इसका उन्होंने जो बोला वो बात सही साबित हुआ। क्यों सही साबित हुआ, क्योंकि जो देखेंगे फ्रांस के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा एक बेल्जियम कंट्री, ठीक ना, जो पार्ट हुआ करता था किंगडम ऑफ नीदरलैंड का, ठीक ना। लेकिन जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, उसको देखकर प्रभावित बहुत हुआ कौन, बेल्जियम, ठीक ना। और उसको हौसला मिला, उसने भी क्या किया, एक इसी तरह का युद्ध लड़ा, ठीक ना, एक इसी तरह का उसने भी अपहीवल किया, और वो क्या हो गया, अलग हो। उसका नतीजा क्या हुआ, विद्रोह हुआ, और वो क्या हो गया, अलग हो गया, किससे, नीदरलैंड जो किंगडम था उससे वो अलग हो गया, ठीक ना। तो जो बात कहे थे कौन, ड्यूक मेटरनिक, वो सही साबित हुआ, ठीक ना, कि फ्रांस को मतलब जो देखते हैं फ्रांस में अगर कुछ भी होता है तो वो सारी चीज़ें यूरोप उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखती है, और यूरोप में सारे कंट्री उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, उस थॉट को फॉलो करना चाहते हैं, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक ना। एक ऐसी घटना हुई, ठीक ना, जिसमें बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे, ठीक ना, मैंने जो राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी उसको बड़े स्तर पर लोगों के मन में और भी बड़े स्तर से प्रेरित किया, ठीक ना। वो कौन सा युद्ध था या कौन सा अपहीबल था, विद्रोह था, वो था ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अब ये समझिएगा ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, ठीक ना। तो ग्रीस एक कंट्री हुआ करता था, ठीक ना, जो पार्ट था किसका, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर क्या है, मतलब जो टर्की है आज के डेट में, जो मॉडर्न डे टर्की है, वो बहुत ही मतलब पहले एक पूरा एम्पायर हुआ करता था जिसमें बहुत सारे देश आते थे। और उसने क्या किया था, उसमें जो व्यक्ति होते थे, तुर्क मुस्लिम होते थे, उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने क्या किया था कि ग्रीक के जो राजा थे उनको हरा के, ठीक ना, ग्रीक्स पर अपना कब्जा कर लिया था। ग्रीक नहीं, ग्रीस, ठीक ना। ग्रीस एक कंट्री है जो आपको यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ उनको हरा के अपने कब्जे में कर लिया, ठीक ना, और ग्रीक को कब्जे में कर लिया। 1821 में क्या होता है, ठीक ना, वहाँ पे भी लोगों को मन में क्या होती है, एक आज़ादी की मतलब डिमांड होती है कि हम लोग भी क्या हो, आज़ाद हो जाए, ठीक है। क्योंकि ग्रीस जो है ना वो बहुत ही मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस माना जाता है क्रिश्चियन धर्म के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक ना। जैसे सारे धर्मों से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट प्लेस होते हैं, उसी तरीके से क्रिश्चियन धर्म के लिए क्या है, ग्रीस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह माना जाता था, ठीक ना। बहुत ही ताल्लुक़ रखते थे क्रिश्चियन धर्म के लोग किससे, ग्रीस से, ठीक ना। उनका मानना था कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो ग्रीस से ही स्टार्ट हुई है, ठीक ना।
इसलिए वो लोग क्या कहते थे, ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहते थे, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस कंट्री को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता है, तो आंसर होगा आपका ग्रीस, ठीक ना। क्रेडल मतलब क्या, सभ्यता, ठीक ना। मतलब पालना जैसे कह सकते हैं, पालना कह सकते हैं किसका, यूरोपियन सभ्यता का पालना कहा जाता है किसको, ग्रीस को। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। इसलिए उन लोग मतलब एक पुण्य जगह के रूप में, मतलब एक अच्छे जगह के रूप में, ठीक ना, मतलब जो क्रिश्चियन धर्म है उसके एक पूज्य जगह के रूप में उसको देखा जाता था ग्रीस को, ठीक ना। इसलिए वो लोग क्या थे, ग्रीक के या पूरे यूरोप के लोग बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ के लिए हमेशा प्रयास करते रहते थे कि वो ग्रीस को क्या कर सके, ऑटोमन एम्पायर से अलग करवा सके, ठीक ना। उसमें पोएट और आर्टिस्ट जो लोग थे, ठीक ना, यानी कविता या जो कलाकार लोग थे, वो ग्रीस को प्रशंसा भी करते थे, ठीक ना, कि ये क्या है, एज अ क्रेडल है, ठीक ना, मतलब पालना है पूरे यूरोपियन सिविलाइजेशन का, ठीक ना। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों का विचार भी था, ठीक ना, और उन्होंने सपोर्ट भी किया किस चीज़ के लिए, स्ट्रगल करने में, ठीक ना, मतलब विद्रोह करने में, युद्ध करने में, किसके साथ, एक मुस्लिम एम्पायर के साथ, मुस्लिम सम्राट के साथ। कौन मुस्लिम सम्राट, पूरा जो तुर्क एम्पायर था उनके साथ, ठीक ना। उसी में एक थे इंग्लिश पोएट, नाम था लॉर्ड बायरन, ठीक ना, नाम याद रखिएगा, इनका क्या नाम था, लॉर्ड बायरन। इन्होंने क्या किया, फंड यानी पैसा इकट्ठा किया, ठीक ना, उस युद्ध में। मानो कि युद्ध बहुत बड़ा था, पैसे की ज़रूरत तो थी, किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो इन्होंने जगह जगह से पैसा इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने के लिए भी गए, ठीक ना। लेकिन इनको फीवर हो जाता है और 1824 में, और उनकी डेथ हो जाती है। क्या होती है, डेथ हो जाती है फीवर के कारण 1824 में। तो ध्यान रखिएगा, ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, ठीक ना, कि लॉर्ड बायरन कौन थे, तो इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या किया था, फंड इकट्ठा किया था युद्ध लड़ने के लिए, ठीक ना। और इनकी डेथ क्या होती है, फीवर की वजह से 1824 में हो जाती है। कह रहा है कि फिर अंततः एक ट्रीटी साइन की गई, एग्रीमेंट साइन की गई, ठीक ना, जिस एग्रीमेंट का क्या नाम था, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक ना, जो कि 1832 में साइन किया गया, ठीक ना। इसमें क्या था, ट्रीटी मतलब समझते हैं ना, एग्रीमेंट, संधि, ठीक ना, जिसके तहत क्या किया गया, ग्रीस को एज ए इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में क्या किया गया, पहचाना गया, जाना गया, ठीक ना। मतलब जब तुर्क जो थे, यानी ऑटोमन एम्पायर था, जब हार गया युद्ध को, तो उन्होंने क्या किया, एक संधि साइन की, मतलब जिससे हारा था, यानी ग्रीस के जो भी ग्रीस के लिबरल नेशनलिस्ट थे, उनसे जिनसे उन्होंने युद्ध हारा था, उनसे उन्होंने एक संधि साइन की, जिसके तहत उन्होंने क्या किया, कह दिया कि अब हमारे इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, अब ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट नेशन क्या कर सकता है, मतलब जाना जाएगा, ठीक ना, अब वो मेरे अंडर नहीं जाना जाएगा, ठीक ना। ये सारी चीज़ें उन्होंने इस संधि में लिखी थी। तो ये था आपका पूरा रेवोल्यूशन, कि क्या किस तरीके से रेवोल्यूशन हुए थे पूरे यूरोप में 1830 और 1848 के दौरान, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।